जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। तो आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ज़ियाबीतस क्या बला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ कि डॉक्टर जावेद इकबाल जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और पिछले 15 से 20 सालों से वो हमारे डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से मुंसलिक हैं और यहाँ पे ज़ियाबीतस के मरीज़ों का चेकअप भी करते हैं और प्राइवेट जो है वो उसमें शाम के टाइम यहाँ पे बैठते हैं और मरीज़ों को चेक करते हैं। तो जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था उसमें हम गोलियों के हवाले से कुछ बात कर रहे थे कि ज़ियाबीतस के ऐसे मरीज़ जो कि मेडिसिन पे हैं, औरल मेडिकेशन पे, दवाइयाँ क्या उनके गुर्दों पर कोई असर अंदाज होती हैं कि नहीं, क्या उनके गुर्दों को वो ख़राब कर देती हैं या इंसुलिन ख़राब करती है। इस हवाले से हमने डॉक्टर साहब से भी बात की। आज हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और आपकी और भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक डॉक्टर साहब, हमने लास्ट प्रोग्राम में जो बात की थी गोलियों के हवाले से, फिर आपने उसमें बताया भी कि मेटफॉर्मिन क्या होती है और बाकी अद्वियात के हवाले से भी बताया। आज हम मज़ीद अपने ऑडियंस के लिए कुछ सवालात जो है वो लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि हम पूछना चाहेंगे। और इसमें हमारा सवाल ये है कि ज़ियाबीतस के ऐसे मरीज़ जो कि दफातर में कामकाज करते हैं और उनको अगर शुगर लो हो जाए तो उनके लिए कौन सी अद्वियात हैं जो उन्हें दी जा सकती हैं जिससे उनको हाइपो ना हो? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम क्लियर किया था कि 2 किस्म के मेडिसिन यूज़ करते हैं डायबिटीज़ के टाइप 2 के मरीज़ों में। एक वो मेडिसिन जो इंसुलिन के काम को बेहतर करती हैं, इंसुलिन के काम को फैसिलिटेट करती हैं। आप ये कह सकती हैं कि वो एक सहूलत कार का या फैसिलिटेटर का काम करती हैं। उनमें मेटफॉर्मिन नंबर 1 ड्रग है और वही ज़्यादातर यूज़ होती है। 1-2 मेडिसिन और मार्केट में आई थी लेकिन उनके कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स थे तो इस वजह से वो मार्केट से विड्रॉ कर ली गई। वो भी इंसुलिन की मुज़ाहमत को कम करती थी और इंसुलिन के लिए एक सहूलत का काम करती थी। दूसरे नंबर पर वो मेडिसिन आती हैं जो लबलबे को पुश करती हैं और उस पर इंसुलिन एक्स्ट्रा बनवाती हैं ताकि बॉडी की नीड को पूरा किया जा सके। लेकिन ये जो हम एक्स्ट्रा जो पुश करने वाली जो टैबलेट्स हैं इनको हम ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स कहते हैं। यानी इन्होंने नॉर्मोग्लाइसीमिया से ज़्यादा कई दफ़ा हाइपोग्लाइसीमिया भी कर देना होता है, इसलिए इनका नाम ही ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स है। इन मेडिसिन में ये जो कॉमनली जो लोग यूज़ करते हैं मरीज़, उनमें डाइनिल, डायमिक्रॉन, एमरिल, कैट्रेल और ये मेडिसिन शामिल है, मिनीडाइब शामिल है। ये दवाइयाँ चूँकि आम तौर पे 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक असर रखती हैं, तो जब एक दफ़ा ले ली तो इसका मतलब है कि अब मरीज़ के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अपना खाना उस हिसाब से खाए कि दरमियान में लो शुगर के अटैक्स ना हो। ठीक है। अदरवाइज़ इन टैबलेट्स ने अगर लबलबे पे जब काम शुरू कर दिया और लबलबा अगर उसके काफ़ी फ़ीसद काम कर रहा है, 50% ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है लबलबा इंसुलिन बनाता रहेगा और लो होने का रिस्क भी अपनी जगह मौजूद रहेगा। ठीक है। अब आपने सवाल किया तो कि ऐसी ख़वातीन या ऐसे मर्द हज़रात जो दफातर में काम करते हैं जिनके खाने पीने के शेड्यूल फिक्स नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दिन आप जैसे आप जॉब करती हैं तो ऐसा भी हो सकता है किसी दिन आपको 2 बजे छुट्टी हो जाए और अब जाके घर लंच कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन आपको 4 बज जाए और आपका लंच डिले हो जाए। तो ऐसे सारे ख़वातीन हज़रात के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनका असर 15 मिनट जब लेने के 15 मिनट बाद शुरू होता है और अगले 3 घंटे जारी रहता है। यानी 3 घंटे में फूड प्रोसेस भी हो जाती है, शुगर लेवल जो फूड से बड़ा होता है वो भी आ जाता है ब्लड में, और इधर से टैबलेट भी इंसुलिन बना के भेज देती है। एज ए रिज़ल्ट उनका शुगर लेवल मेंटेन रहता है, लो नहीं होता। और ये पाबंदी भी नहीं है कि अगर आपने सुबह नाश्ते के टाइम पे टैबलेट ले ली है तो दोपहर का खाना कोई 2 बजे खाना ज़रूरी है। अगर आपका खाना लेट है तो आप अपनी दोपहर वाली टैबलेट जो कि आपने दोपहर के खाने से 15 मिनट पहले खानी है, आप उस टैबलेट को 15 मिनट पहले ले सकते हैं घर जाके। इस किस्म की टैबलेट जो इस्तेमाल होती है और जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स के लिए टैबलेट और वर्किंग वूमेंस के लिए और वर्किंग जो मेल्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, इसको हम रेपेग्लिनाइड का नाम देते हैं। और ये बाज़ार में मुख्तलिफ ट्रेड नेम से अवेलेबल है। हमारे जो ख़वातीन हज़रात इस हवाले से प्रोग्राम सुन रहे हैं वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने भी बताया कि जैसे दवाइयाँ जो कि 3 घंटे में असर रखती हैं, 3 घंटे असर रखती हैं। जैसे अभी आपने बाद में ये भी कहा कि जो दफातर में काम करते हैं 15 मिनट पहले जो है वो गोली ले लें। जो हमें लंच करना है, अगर वो घर चले गए हैं तो उस वक्त लंच करना है तो 15 मिनट पहले टैबलेट खा ले और फिर लंच कर लें।
अगर वो किसी दिन 2 बजे चले गए तो 2 बजे से आधा घंटा पहले खा, 15 मिनट पहले खा लें। और अगर जो है वो उनको आज 4 बज गए दफ्तर में, तो जब घर जाएंगे उस वक्त 15 मिनट पहले खा लेंगे। इस तरह उनको हाइपो का रिस्क नहीं होएगा, बिकॉज सुबह की जो टैबलेट नाश्ते से पहले खा के आए थे वो नाश्ते को कवर करके अपना असर खत्म कर चुकी है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी से ही चूंकि हम दवाइयों के ऊपर ही बात कर रहे हैं और आगे मज़ीद और भी कुछ सवालात हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन बीच में अभी एक सवाल जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि अगर किसी को हाइपो हो जाए तो हाइपो के दौरान, जैसे पिछले प्रोग्राम में, उससे पिछले प्रोग्राम में भी आपने हाइपो के कुछ इलामात हमारी ऑडियंस को बताई थी, और इसमें आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को हाइपो हो जाए तो अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या अपने जो है वो कैसे हाइपो को मैनेज कर सकता है? पहली तो बात है, कुछ इलामात है जो बता देती हैं कि अब हाइपो होने वाला है या हाइपो हो चुका। हाइपो की स्टेजेस होती हैं, जब पहले ब्लड शुगर लेवल 100 से नीचे जाता तो कुछ सिम्टम्स आती हैं, फिर जब वो 60 से कम होता फिर सिम्टम्स आती हैं, जब शुगर लेवल 40 तक ड्रॉप कर जाता तो सिम्टम्स आती हैं। ये डिफरेंट इलामात है जो मरीज़ को पहचाननी चाहिए। इंग्लैंड के अंदर कई सारे मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट करके उनको हाइपो करा के हाइपो की इलामात सिखाई जाती है। कई दफ़ा ऐसा भी करना पड़ता है, अगर मरीज़ को बिल्कुल ही हाइपो की इलामात सीखने में मसाइल का सामना है तो फिर उसको एडमिट करके एक आर्टिफिशियल हाइपो क्रिएट करके फिर उसको हाइपो की इलामात सिखाई जा सकती है। लेकिन आमतौर पर जो इलामात पेशेंट रिपोर्ट करते हैं और जो स्टडीज़ में हैं उनमें एक तो ये है कि चिड़चिड़ापन पैदा होता है, चक्कर आने शुरू होते हैं, मरीज़ की परगुरूदगी तारी हो रही होती है, मरीज़ इरिटेबल होता है। हमारे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उनके फादर को जब हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो जो उनके मुंह में जो बातें आती हैं गुस्से वाली और गालियाँ वालियाँ वो अंदर निकाल लेते हैं हाइपो के अंदर। तो इस तरह से है कि हाइपो के अंदर बेसिकली न्यूरॉन्स को शुगर लेवल कम जाता है ब्रेन को, तो ब्रेन एक तरह से इरिटेबल हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मरीज़ बेचैनी महसूस कर रहा हो, इरिटेबल महसूस कर रहा हो, उसको गुस्सा आ रहा हो बिला वजह और साथ में उसकी हार्ट की रफ्तार तेज़ हो रही हो, दिल की रफ्तार तेज़ हो, पेल्पिटेशन फील हो और ठंडे पसीने आ रहे हो, तो ये इलामात है कि उसको हाइपो के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे में मरीज़ को ब्लड शुगर अपनी चेक करनी चाहिए, ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, और अगर ग्लूकोमीटर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसको हाइपो के तौर पे ट्रीट कर लेना चाहिए। ठीक है। अब हाइपो में हर वो चीज़ें जो हम रूटीन में मरीज़ को बंद करते हैं वो उसके लिए एक तरह से जायज़ हो जाती हैं या वो खा सकता है। जैसे कि चीनी के 2 चम्मच, शहद के 1 चम्मच, ग्लूकोज अगर किसी मरीज ने अपने पास रखा हुआ है ऑफिस में या घर पे रखा हुआ है तो ग्लूकोज के 2 चम्मच पानी में मिल करके, और ये जो है ये जूस का गिलास एक मीठे जूस से, जैसे मैंगोज का जूस है, इस सभी चीज़ें वो ले सकते हैं। अच्छा, क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी हो सकता है कि वो मीठा अगर इस्तेमाल कर सकता है, क्या वो सॉलिड फॉर्म में करे या लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा बेहतर क्या है? लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होएगा और वो उसके साथ शुगर लेवल जल्दी रिस्टोर होएगी। ठीक है। और क्या उसका भी कोई तनासुब रखने की ज़रूरत है या आप जो है वो जितना मर्जी खाएं? हमारे मुल्क में भी कुछ अर्सा पहले टैबलेट्स मिलती थी ग्लूको के नाम से, ग्लूको 4 के नाम से। ठीक है। तो वो 1 to 4 टैबलेट्स मरीज यूज़ कर लेता था, उससे ब्लड शुगर लेवल अप आ जाते थे, लेकिन उससे ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई नहीं होते थे। ठीक है। लेकिन अब हम एक रफ उसको एस्टिमेट ही दे सकते हैं कि 2 चम्मच ले ले, 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच शहद, या इस तरह से उसको एक पैमाना बनाया जा सकता है। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जो गोलियों के हवाले से चूँकि हम बातचीत कर रहे हैं तो बीच में हमने हाइपो पे भी कुछ बातचीत की। सवाल अगला आपसे मेरा ये है कि क्या हमल के दौरान गोलियां ली जा सकती हैं या नहीं? ज़ियाबीतस की गोलियों की बात करें, अगर आप 2000 से पहले की बात करती हैं तो हमल के दौरान हम गोलियां इस्तेमाल नहीं करते थे। 2000 के बाद जो रिसर्च आनी शुरू हुई तो 2007-8 तक आके ये आइडिया हुआ कि कुछ टैबलेट्स ऐसी हैं जो हमल के दौरान इस्तेमाल की जा सकती हैं और उनके बच्चों के ऊपर कोई मुज़र साथ नहीं है जो बच्चा उस वक्त जन्म लेने वाला है। ठीक है। उनमें से एक टैबलेट जो मेटफॉर्मिन है, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होती है। मेटफॉर्मिन का आपको मैं बता दूं कि मेटफॉर्मिन सिर्फ डायबिटीज़ के इलाज में यूज़ नहीं होती। मेटफॉर्मिन एक और बीमारी जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, जिसमें मरीज़ का वेट बढ़ जाता है और मरीज़ के बच्चे पैदा नहीं होते, बच्चे पैदा इनफर्टिलिटी के मसाइल होते हैं। अच्छा। उनमें भी हम यूज़ करते हैं, उन फीमेल्स के अंदर। उसमें उनकी वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है और उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है और नतीजतन जो है उसमें फिर बच्चे होने के चांसेस पेशेंट में बढ़ जाते हैं। सही। ऐसी
फीमेल अगर दरमियान में उसने कंसीव कर ली है और हमला हो गई है तो वो अपनी मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू कर सकती है। तो जो मेटफॉर्मिन है उसके बारे में काफ़ी ट्रायल्स हैं कि वो प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ हो सकती है। एक दो और टैबलेट्स के ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन अभी मैं मेंशन नहीं करूँगा इसलिए कि अभी वो रिसर्च के मरले में। ठीक। और डॉक्टर साहब आपसे एक और चीज़, जैसे ये तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से, जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, फीमेल डायबिटिक पेशेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो उनमें क्या वो इंसुलिन चूँकि टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स लगा रहे होते हैं, क्या उनको भी अद्वियात के ऊपर स्विच किया जा सकता है इंसुलिन से हटा के? उनके लिए क्या है? नहीं, देखिए टाइप 1 का जो पेशेंट है वो सारी उम्र इंसुलिन ही इस्तेमाल करेगा। टाइप 1 की प्रॉब्लम ही यही है कि बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है। जब टाइप 1 के पेशेंट प्रेग्नेंट होएगी तो वो उस दौरान बराबर इंसुलिन का इस्तेमाल थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा कि उस वक्त जो टारगेट्स हमने शुगर कंट्रोल के रखने हैं वो ज़्यादा टाइट है। मसलन अगर रूटीन में फास्टिंग शुगर हम कहते हैं मरीज़ को कि आप 110 से नीचे रखें, तो प्रेगनेंसी के अंदर हम ये समझाते हैं कि आप अपना फास्टिंग शुगर लेवल 100 से कम रखें और 95 तक रखें, ज़्यादा बेटर है। इसी तरह खाने के 2 घंटे बाद अगर देखें तो प्रेग्नेंट औरत के अंदर 120 टू 130 का टारगेट है, सही, जबकि आम पॉपुलेशन के अंदर यही टारगेट 140 से 160 का है। इसका मतलब प्रेगनेंसी में आपको टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल चाहिए, आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा अच्छे कंट्रोल होने चाहिए, इसलिए इंसुलिन की डोजेस को प्रेगनेंसी के अंदर बढ़ाना पड़ता है। और टाइप 1 की जो बात अब कर रहे हो, टाइप 1 में इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान भी। ठीक है। और टाइप 2 में भी जो है वो इंसुलिन, अगर टाइप 2 में पहले हम मेटफॉर्मिन में भी ट्राई करते हैं और उसके साथ पे ज़रूरत हो तो इंसुलिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, सही। अच्छा, आपसे एक और चीज़ के ज़ियाबीतस के ऐसे मरीज़ जो कि ये कहते हैं कि पहले मैं इंसुलिन पे था और मेरी शुगर इतनी कंट्रोल हो गई या मैंने अपनी शुगर को इस तरह से मैनेज कर लिया कि अब मेरे डॉक्टर ने मुझे इंसुलिन से हटा के गोलियों पे स्विच कर दिया है, इसके पीछे क्या बात है? ये सिर्फ बात ये है कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं, अगर वो इब्तदाई दिनों में कई सारे पेशेंट्स में हम इंसुलिन एज ए फर्स्ट चॉइस लेते हैं, हालांकि वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको टैबलेट्स डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन पेशेंट और डॉक्टर मिलके चॉइस ही ले लेते हैं कि इंसुलिन शुरू में इस्तेमाल की जाए और बाद में जो है वो टैबलेट्स पे स्विच कर सकते हैं। तो इंसुलिन लगाने से ये होता है कि लबलबा रेस्ट में आ जाता है, उसको ओवर फाइटिंग कम हो जाती है, उसका जो डेली बेसिस पे जो लबलबे के खुलिए तबाह हो रहे होते हैं क्योंकि हाई शुगर के साथ फाइट कर रहे होते हैं, वो उनका फाइट रिस्पांस खत्म हो जाता है। तो कई दफ़ा फिर लबलबा अंदर से बेहतर काम करना शुरू कर देता है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन से दोबारा टैबलेट्स पे स्विच कर देते हैं। एक ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि आपको डायग्नोसिस अभी क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता कि ये टाइप 1 डायबिटिक है या ये टाइप 2 डायबिटिक है, क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं है, अभी आइडिया नहीं है कि ये टाइप 1 में फॉल कर रहा है मरीज या टाइप 2 में। तो अगर मरीज ऐसी कैटेगरी में है, लेकिन हमने फैसला किया कि शुरू में इंसुलिन लगा के देखा जाए ताकि इसके मामलात एक तरफ ब्लड शुगर लेवल ठीक हो और वो उसकी जो टॉक्सिक स्टेट है उसमें से पेशेंट वापस आ जाए, तो हम शुरू में इंसुलिन यूज़ करते हैं और जो ही देखते हैं कि आप पेशेंट वेल कंट्रोल्ड हो गया और उसके साथ बेटर मैनेज हो गया, तो हम फिर उसको दोबारा टैबलेट्स के ट्रायल देते हैं या स्विच करते हैं अगर वो सक्सेसफुल हो गया। अगर टैबलेट्स का ट्रायल सक्सेसफुल है तो फिर हम उस पर स्विच ही कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो पेशेंट ओरिजिनली टाइप 2 का था। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि साइंस ने अभी इतनी तरक्की कर ली हो कि किसी को डायबिटीज़ अगर होने के चांसेस हैं या उसमें टेंडेंसीज पाई जाती हैं, लेकिन कोई ऐसी टैबलेट्स ईजाद हो गई हों कि जिससे इंसान ने और उसको डायबिटीज़ ही ना हो? ये बहुत अच्छा मौजूद आपने छेड़ा। ये है डायबिटीज़ प्रिवेंशन फ्रॉम। इस पे आजकल दुनिया जहान में बहुत काम हो रहा है कि डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, क्योंकि प्रिवेंट डायबिटीज़ का मतलब है कि आपने उसको नॉर्मल रखा है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी, इसका मतलब है डिजीज़ में प्रोग्रेस नहीं करना। और देखा गया है कि सिर्फ लाइफस्टाइल मेजर लेने से 52% लोग जो प्री डायबिटिक होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ में जाने की बजाय नॉर्मल हो जाते हैं लाइफस्टाइल मेजर्स करने से। फॉर एग्जाम्पल लाइफस्टाइल मेजर्स क्या हो सकते हैं कि 30 मिनट वॉक पेशेंट करे रोज़ाना और पेशेंट अपने खाने पीने में एहतियात शुरू कर दे, सब्जी और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ले। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद अगर हेल्दी लाइफस्टाइल से काम नहीं चल रहा, फिर भी शुगर लेवल ऐसे आ रहे हैं कि जो फास्टिंग में 100 से ऊपर हैं या रैंडम में 140 से ऊपर हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले वैल्यूज़ में फॉल नहीं करते, तो ऐसे मरीज़ों को मेटफॉर्मिन और एक और टैबलेट है एकार्बोस, इनके ट्रायल्स किए गए हैं और इनके साथ मज़ीद 30-40% लोग अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये क्या आप प्री डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं? प्री डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप बात करती हैं कि भाई एक नॉर्मल पर्सन है जो प्री डायबिटिक भी नहीं है, टाइप 2 डायबिटिक भी नहीं है या टाइप 1 डायबिटिक भी नहीं है, और अब वो चाहता है कि अपनी डायबिटीज़ से बचा रहे, अपनी उसकी फैमिली में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको मैं यही मशवरा दूंगा को अपना लाइफस्टाइल हेल्दी कर ले। बैठ के रिमोट के साथ सारा दिन टीवी देखने की बजाय उस पेशेंट को रोज़ाना अपना एक्टिविटी पीरियड बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमने गोलियों के हवाले से भी बात की है और थोड़ी देर में हमें चचा मियाँ भी ज्वाइन कर लेंगे, उनके भी कुछ सवालात हैं जो कि आपसे पूछना चाहते हैं। तो क्या, जैसे अभी ये थोड़ा सा इसी से ही मिलता जुलता सवाल है कि क्या कोई ऐसी गोलियां शुगर से बचाव के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले उसी से ही मिलता जुलता ये भी सवाल है कि जैसे प्री डायबिटिक्स जो है वो कोई ऐसी टैबलेट जैसे जिसमें अभी आपने मेटफॉर्मिन कहा और टैबलेट है जो इस्तेमाल की जा सकती है, प्रिवेंशन में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है। क्या इंसुलिन नमा भी कुछ गोलियां होती हैं या इंसुलिन नुमा गोलियां नहीं है? जैसे ये आपका क्वेश्चन ये है वो इंसुलिन नुमा, ऐसे ही आप ये समझ लें कुछ ऐसे इंजेक्शन भी मार्केट में आ गए हैं जो इंसुलिन नहीं है लेकिन इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल मेडिसिन हैं। ठीक है। इनको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल थेरेपीज। ठीक है। यानी इंसुलिन के अंदर नहीं है लेकिन ये इंजेक्टेबल है, जैसे इंसुलिनेट करनी है वैसे ही इंजेक्ट करने हैं। ये अभी ये जो है वो इसके बारे में आपको बता दूं कि एक लिजर्ड के ऊपर रिसर्च जब की साइंसदानों ने और अंग्रेज़ों ने, उन्होंने ये देखा कि एक लिजर्ड जो है वो साल में एक दफ़ा खाना खाती है। अच्छा। तो उसकी जब वो मज़ीद रिसर्च में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक लिजर्ड एक साल बाद उसको तलब होती है कि वो खाना खा ले। तो उनको आइडिया हुआ कि उसके सलाइवा में एक केमिकल आता है जिसको हम कहते हैं GLP-1। अच्छा, और ये क्या है? ये जो GLP-1 है ये एक केमिकल है जो हमारी नॉर्मल इंटेस्टाइन के अंदर से रिलीज होता है। अच्छा। और ये GLP-1 बेसिकली हमारे मैदे को ज़रा ये मैसेज देता रहता है कि मैदा भरा हुआ है, या मैदे को जो एम्प्टी करना होता है। जैसे आपने खाना खा लिया है तो आपको 3-4 घंटे बाद भूख महसूस होएगी, तो अगर आपको GLP-1 दे दें ठीक है, तो आपको वही भूख 3-4 घंटे बाद की बजाय आपको 12 घंटे बाद महसूस होएगी। अच्छा। यानी आपका जो स्टमक का एम्प्टिंग टाइम है उसको हमने स्लो कर दिया, ठीक है, उसको हमने डिले कर दिया। एज ए रिजल्ट मरीज कम खाना खाएगा और मरीज अपना वेट लूज करेगा। सही। तो जो लिजर्ड है उसका जो GLP-1 बनता था उसकी बॉडी में, वो इतना एक डिले कर देता था एम्प्टिंग को कि 1 साल डिले कर देता था। यानी अगर उसने आज कुछ ले लिया है तो स्टमक फुल हो गया है तो अब 1 साल बाद स्टमक खाली होएगा तो उसको दोबारा भूख लगेगी। अच्छा। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए इन्होंने साइंसदानों ने रिसर्च की और देखा कि ये ऐसे ही केमिकल जो है बनाए जा सकते हैं जो मरीज की भूख को कम करे, जो मरीज के ग्लूकागोन लेवल को कम करे और मरीज के अंदर कोई शुगर लेवल देख के उस हिसाब से कुछ इंसुलिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करें। और ये देखा गया है जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं वो GLP-1 में डेफिशिएंट होते हैं, उनके अंदर उसकी कमी होती है। तो अगर उनको ऐसा केमिकल बाहर से दे दिया जाए तो उससे क्या होएगा कि उनकी भूख कम हो जाएगी, उनकी एम्प्टिंग टाइम गैस्ट्रिक कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसके बाद उनकी थोड़ी बहुत इंसुलिन रिलीज भी पैंक्रियास से होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो मेडिसिन हैं इनमें मेरे कल ये है कि आपने देखा होगा जब किसी को इंसुलिन यूज़ कराते हैं तो बहुत सारे लोग अपनी वेट गेन की शिकायत करते हैं, कहते नहीं हमारा वजन बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो उसके साथ खाना पीना भी बेहतर कर लेते हैं। अच्छा। तो GLP-1 बेस्ड थेरेपीज जो है या ये नॉन इंसुलिन बेस्ड थेरेपीज है ये वेट को लूज करती हैं। अच्छा। 6 to 7 kg वेट लूज करती हैं और ब्लड शुगर लेवल को बहुत बेटर करती है। ये उन लोगों के लिए मुफीद है जो इंसुलिन लेने के बावजूद ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और अपना वेट गेन करी जा रहे हैं। एक दूसरा, ऐसी दवाइयाँ ऐसे मरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका BMI 35 से ज़्यादा हो,
जो बहुत ओवरवेट हैं, जिनको अब बस सर्जरी एक रास्ता रह गया उनका वेट कम करने के लिए, तो अपने वेट को मैनेज करने के लिए भी वो वीकली एक इंजेक्शन GLP-1 एनालॉग का लगवा सकते हैं। ये इंजेक्शन अब दुबई तक अवेलेबल है, अभी पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, थोड़े दिनों में पाकिस्तान में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपसे सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी, क्या भूखा रहने से आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है? कि आप कुछ भी ना खाएं पिए और आप बहुत कम खाएं, जिससे आपको लगता है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है? अगेन मैं बात करूँगा कि बॉडी में पैथोलॉजी क्या है। बॉडी में पैथोलॉजी ये नहीं है कि आपने खाना ज़्यादा खाया या खाना खाया तो इससे शुगर बढ़ रही है। बॉडी में पैथोलॉजी ये है कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन को मुजामत है। ठीक है। हमने जो सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज लेना है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हम नहीं ले पा रहे। ठीक है। तो अगर हम बॉडी को खाने से डिप्राइव कर देंगे तो ग्लूकोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं यूटिलाइज होएगा। इसका मतलब है आपकी बॉडी की फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होएगी, और अगर फैट यूज होएगी तो उसके साथ जहरीले मादे जिनको हम कीटोन्स कहते हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो लिहाजा स्टारवेशन के अपने बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट्स हैं, तो ऐसा मशवरा मैं नहीं दूंगा कि बड़ी स्टारवेशन में चली जाए। बिल्कुल, इसीलिए आपसे मैंने ये सवाल भी पूछा, क्योंकि बहुत सारे मरीजों को ये लगता है कि भूखा रहने से उनकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतदाल के साथ खाने, इसको आप इस तरह कर ले कि इतदाल के साथ खाने से शुगर कंट्रोल हो सकती है। ठीक है जी। नाज़रीन, हमारे साथ चचा मियाँ भी मौजूद हैं और चचा मियाँ से बात करते हैं। ऑनलाइन हो गया जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं सिकरा, अस्सलाम वालेकुम। आपको गुज़श्ता सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। छोटों को प्यार, बड़ों को खलूस भरा आदाब। तो डॉक्टर साहब, आज दरअसल ना मैं ज़रा शहर से बाहर गया हुआ था, एक लंबे रूट पे। पता लगा मैं सिकरा की सालगिरह है, तो मैंने कहा चलो तोहफे से बच जाएंगे, निकल जाए हम। तो मैं काफ़ी लंबा सफ़र था। तो आज मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ वो सफ़र के मुतल्लिक है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं, क्या वो लंबे सफ़र पे, लंबी ड्राइव पे, जैसे एक शहर से दूसरे शहर, पाकिस्तान से एक कोने से दूसरे कोने में जाएं, तो इतना सफ़र कर सकते हैं कि उन्हें सफ़र के लिए कुछ थोड़ा सा कुछ अपना इतदाल रखना चाहिए? यहाँ पे मैं आपकी करेक्शन करना चाहूँगा कि ज़ियाबीतस, आपने कहा ज़ियाबीतस के जो मरीज़ होते हैं, जी जी, ज़ियाबीतस के मरीज़ नहीं होते, ज़ियाबीतस के अफराद, दे आर डायबिटिक पर्सन, दे आर नॉट डायबिटिक पेशेंट्स। सो अगर कोई पर्सन ट्रेवलिंग कर सकता है तो डायबिटिक पर्सन क्यों नहीं कर सकता? बात समझिए, आप इतनी ही नॉर्मल पर्सन हैं जितना कोई और, ठीक है, सिवाय इसके कि आपने अपनी इंसुलिन खुद मैनेज करनी है। ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यानी अल्लाह ताला ने आपको एक जिम्मेदारी दे दी है, जी जी, और आपको समझदार समझते हुए जिम्मेदारी दी है कि आप अपनी डायबिटीज का जो इलाज है, आपके लबलबे की जो डिफेक्ट है, उसको खुद मैनेज करें। आप मुझे ये बताएं कि आपको ऐनक कब से लगी हुई है? ऐनक याद नहीं है, बस एक दफ़ा लग गई, सुबह उठा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा डॉक्टर से मैंने जाके जब आपको ऐनक लग गई तो क्या कभी आपने सोचा कि अब मैं अपना सफ़र छोड़ दूं क्योंकि मुझे ऐनक लग गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो और ज़्यादा दूर की चीज़ें साफ नज़र आती हैं, तो इसलिए और सफ़र का तो और ज़्यादा शौक हो। आप ज़रा इस पे आ जाएं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको ऐनक की जगह पे गोलियां या इंसुलिन लग गई, ऐसे ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। सिर्फ ये बात है कि आप अपने जब ट्रैवल, आपका जितना भी लंबा ट्रैवल है उस हिसाब से अपनी इंसुलिन की स्टोरेज और उसका कैरिंग सिस्टम करना है। बिल्कुल इस तरह से आपने इंसुलिन अगर आप लगाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने इंसुलिन इस तरह से लेके जाना है कि उसको डायरेक्ट धूप ना लगे, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर नहीं देना, उससे इंसुलिन खराब हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और अगर आप ऐसे इंसुलिन लेके जा रहे हैं तो किसी कूलर में या किसी ठंडी चीज़ में, ठंडे बर्तन में जिसमें बर्फ़ डाली हो, इस तरह का बना के सिस्टम वो ले जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन अगर बहुत ही मजबूरी हो कि अगर ये सारा कुछ अरेंज ना हो, हाँ, ये भी तो फिर आप अपने बैग, सफरी बैग में डालें जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना जा रही हो। सही। और अगर आपका सफ़र कोई 4-6 घंटे का है, जी जी, तो ये इजीली कैरी हो जाएगी, वहाँ जाके आप फ्रिज में रख लें।
ये भी ठीक है, बिल्कुल अच्छा, ठीक है। यहाँ मैं जो सुनने वालों के लिए भी और आपके लिए भी क्लियर कर दूं कि ये जो इंसुलिन की स्टोरी के बारे में कुछ गलत फहमी है लोगों के जहन में। देखिए, इंसुलिन की स्टोरी दो तरह की है। एक स्टोरी वो है कि आपने एक स्टॉक मंगवा लिया मेडिकल स्टोर पे और अब आपने महीना, 2 महीने, 6 महीने उसको स्टॉक को स्टोर करना है, और जब कोई चचा मियाँ जैसा पेशेंट आएगा तो खरीदेगा तो वो स्टॉक निकलेगा। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। बिल्कुल ठीक। इसके लिए आपको बहुत बड़ा फ्रिज भी चाहिए, फ्रिज उसके अंदर आपने रखना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। फ्रिज में, जी जी। अब इसके मुकाबले में एक मरीज ने वायल्स ले ली, सादा दूध या इंसुलिन ले ली, और अब उसे 2 वायल्स अपनी ले गया, 2 वायल्स उसने यूज करनी है। अब उसने ओपन कर ली और स्टेज अंदर डाल ली, वहां से पढ़ना लगाना शुरू कर दिया। से 30 यूनिट एक थे, 38 से कोई टोटल 60 यूनिट पर डे में लग जाते हैं। अब ये वायल्स कोई 1 महीने के लिए चलनी है, तो 1 महीने के लिए इन वायल्स को, जो ओपन वायल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको आप रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बस शर्त है कि अब इसका तो एक शर्त भी है। जी जी। अब पता है जब सारे मामले होते हैं शर्तें भी डाल देते हैं, तो बस शर्त है कि उस वक्त बहुत हॉट वेदर ना हो, यानी सर्दियों के दिन हो, जैसे आजकल बहुत हॉट वेदर ना हो, सर्दियां ना भी हो बेशक, लेकिन आजकल जैसे मौसम है ये ठीक है, ठीक, बहुत हॉट वेदर भी नहीं है। ठीक आपको है। वो आप उसको आराम से अपने कमरे में रख लें जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आती हो। बिल्कुल ठीक। हाँ, अगर आप उसको उठा के सेन में ले जाते हैं और धूप में लेके चेक करना चाहते हैं कि कैसी लग रही है इंसुलिन वायल, तो वो एक अलग बात है, फिर वो खराब हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। तो यही असूल आप सफर पे भी अप्लाई करें। बिल्कुल जब आप सही। लेके जाएं वायल्स, तो आप उनको डायरेक्ट धूप से बचाएं। और बहुत सारे लोगों के पास ये माकूल बहाना होता है कि चूंकि मैं सफर कर रहा था तो फिर मैंने सोचा कि अब इंसुलिन क्या लगानी। हाँ, यही मतलब मसला तो यही होता है ना, असल मसला यही होता है कि ऐसी कोई दवाइयाँ हैं जो हम सफर के दौरान खा सकते हैं, इंसुलिन नहीं लगानी। हाँ, ये भी है। ये भी था कि इसमें कोई आप कोई दूसरी दवाई इंसुलिन के अलावा कुछ यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जैसे कोई अमीर आदमी हो तो वो थोड़ा सा अमीर, ज्यादा अमीर नहीं चाहिए, नॉर्मल सा अमीर। नहीं, मैं तो है ठीक ठाक। ठीक है, आप जरा ज्यादा अमीर है, मैंने बस नॉर्मल से अमीर की बात की है। तो वो जो इंसुलिन की वायल्स होती हैं उनकी जगह पेन भी खरीद सकता है। हर इंसुलिन जो वायल में आती है ऑलमोस्ट वो पेन में भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल। तो पेन में वो बेटर स्टोर्ड होती है, उसको पोर्ट करना इजी होता है, कहीं ले जाना इजी होता है, बैग में डाला या जेब में डाला और चले गए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही फरमाया। और बल्कि मैं अब ये आइंदा सफ़र जो है, पहले मैं सारा सफ़र मैंने डर के सहम के सफ़र तो आप इसी डर के करते हैं ना, आपको वो जो हमारी खाला आपको डांटती है। हाँ, नहीं वो ऐसी बात नहीं, अब घर की बातें बाहर तो ना निकालें आप। तो ये है कि बाकी ये एक जो सफ़र के जो एक था, एक वहम था, वो ख़त्म हो गया है। यानी कि हम जैसे लोग भी जो है सफ़र इजीली कर सकते हैं। मैं आगे सवाल करूं कि क्योंकि मुझे पता, हाँ, ये तो होना ही था, ये तो मुझे पता ही था, होना ही था। इसी के साथ नाज़रीन, आप लोगों से भी इजाज़त जो है मैं लूँगी। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चचा मियां आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमारे इस प्रोग्राम को कमेंट्स इसके ऊपर ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और अगले हफ्ते हम दोबारा इसी टाइम आपके साथ जो है वो हाजिर होंगे 6:15 पे, जो कि ये प्रोग्राम ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। और हम अगले हफ्ते की शब दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।